वेलकम एवरीवन, मैं आपका दीपक सर आप सभी का अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। हमने इसके पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात की थी, कुछ अच्छे क्वेश्चनों पर बात की थी। अब मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं और यहां पर भी हम कुछ 10 क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए, जैसा कि आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, रोमन सोल्ड 3 books at ₹1000 each. He sold first book at 20% profit, second book at 10% loss and third book at 25% profit. If in this business he make a total loss of 120, then find the selling price of his book. कहा गया है रोहन ने 3 किताबों में से प्रत्येक को 1000 रुपए में बेचा। उसने पहली पुस्तक को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर और तीसरे को 25% हानि पर बेचा है। यदि व्यवसाय में उसे कुल 120 रुपए की हानि हो तो प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो चलिए हम सवालों को करना शुरू करते हैं। हमारे सवाल में 2 बातें कही गई हैं, एक सीपी के बारे में और एक एसपी के बारे में। चलिए सबसे पहली पुस्तक पे 20% का लाभ हुआ है, तो 20% का मतलब हम जानते हैं कितना होता है बच्चों, 1/5, यानी 5 पे खरीदा है और 6 पर बेचा। दूसरे पुस्तक पे 10% की हानि हुई है, तो 10% का मतलब हमें पता है क्या होगा, 1/10, यानी 10 में खरीदा और बेचा कितने पर, 9 पर। और तीसरे पुस्तक में भी 25% की हानि हुई है, 25% का मतलब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, 1/4, यानी 4 में खरीदा और बेचा कितने पर, 3 पर। अब सवाल में मुझसे कहा गया है कि तीनों पुस्तकों को एक ही विक्रय मूल्य यानी एक ही सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है, तो हमें अपने सवाल में इन तीनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं 6, 9 और 3 का, तो हमें क्या मिलेगा, 18, यानी हमें इसे भी 18 बनाना है। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। इसे भी 18 करना है, यहाँ पे कितने से करेंगे, और यहाँ पे करेंगे कितने से, 6 से। तो अब देखा जाए हमारा नया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है। तो यहाँ से देखिए तो 3 5 = 15, 3 6 = 18, 20 18, 24 18। इसका मतलब ये है 35 + 20 24, यानी कितना आएगा, 15 है। और यहाँ से अगर हम करते हैं तो 18 + 18 + 18 यानी 54। इसका मतलब यह है कि हमने 59 यूनिट में टोटल 3 पुस्तकें खरीदी थी और 54 यूनिट में तीनों पुस्तकों को बेचा है। तो हमें यहाँ से क्या हुआ है बच्चे, तो हम कहेंगे यहाँ से सर लॉस हुआ है। और लॉस कितने यूनिट का, 59 - 54। तो हम कह सकते हैं कि हमें अपने इस बिजनेस में 5 यूनिट का लॉस हुआ। और हमारे सवाल में क्या कहा गया है, इस 5 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में दी गई है कितनी, इस 5 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में दी गई है कितनी, 120 रुपये। यानी 5 यूनिट की वैल्यू अगर 120 होगी तो बच्चे हमसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य। और प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य हमने कितना पकड़ा है, 18। तो 18 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 120, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी, यानी यहाँ से करेंगे तो 120/5 × 18, यानी यहाँ से काट दीजिए, कट जाएगा 24 बार में। 18 चौके 72 का 2, हाथ में बचा 7, 36, यानी 432, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। बनाने के तरीकों को सीखिए बच्चों, क्योंकि इस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे और हमारी कोशिश ये है कि जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो वो आप तक क्या किए जाए, पहुंचाए जाए। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। राम brought some quantity of rice at 47,000. He sold 2/3 part of the wheat at a loss of 40% and the remaining quantity of the wheat at a certain profit percent. If his overall profit percent is 20% in the business, then find the percentage of profit percent on the second part. कहा गया है राम 47,000 रुपये में कुछ मात्रा के गेहूं खरीद के लाता है
और उस मात्रा का 2/3 भाग वो 40% हानि पर और शेष मात्रा को एक निश्चित लाभ पर बेच देता है। यदि व्यवसाय में उसे कुल लाभ 20% का हो तो बताइए तो दूसरे भाग का लाभ प्रतिशत क्या रहा। सबसे पहली बात बच्चों एक चीज जान लो, क्योंकि इस सवाल में हमारे पास 2/3 की बात की गई है, 40% की बात की गई है, तो इस सवाल में 47,000 का हम कोई लेना देना नहीं करेंगे। यानी सीधे सीधे हम सवाल किससे बनाएंगे, मात्रा से यानी क्वांटिटी से इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और किस तरीके से, तो चलिए देखें। कहा इस तरीके से गया है कि 2/3 पार्ट जो है राम क्या करता है, 40% की हानि पर बेचता है, तो 40% की हानि का मतलब -40 लिखेंगे। प्लस अब आप मुझे खुद बताइए, 2 में से अगर 3 में से अगर वो 2 पार्ट अगर 40% हानि पर बेचता है तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, तो मैं कहूँगा 1 पार्ट 3 में से 1। और मैं मान लेता हूँ उसे मैंने x% क्या बेचा है, उसे x% लाभ पर बेचा है, तो कुल मिलाकर टोटल मात्रा यानी क्वांटिटी कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू 1 के बराबर होते, जिसमें हमें 20% का क्या हुआ है बच्चे, लाभ हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमने किया तो हमें क्या मिला, -80/3 प्लस x/3 इज इक्वल टू 20। और अब अगर हम यहां से करें तो x/3 इज इक्वल टू 20 प्लस 80/3। यानी यहां से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, x/3 इक्वल टू, यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा 140/3, यानी 3 से 3 कट गया। और x की वैल्यू आपके सवाल में कितने % के बराबर हो गए, दैट इज इक्वल टू 140%। यानी x की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 140%, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी इस तरह के क्वेश्चनों में अगर आपके सवाल में मात्रा की वैल्यू दी गई हो तो उसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मात्रा लेकर ही क्वेश्चन बनाने हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा मतलब एकमात्र लक्ष्य दोस्तों, मैं जैसा कि हर वीडियो में कहता हूँ कि हमसे जुड़े रहने से आप अपने सक्सेस तक पहुँचे, बस हम यही चाहते हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़ा जाए बच्चों। When the article was sold for ₹696, percentage profit earned was 3%. When the same article was sold for ₹841, percentage profit earned was P plus 25%. What is the value of P%? किसी वस्तु को 696 रुपए में बेचने पर जो अर्जित लाभ 20% होता है, परंतु जब उसी वस्तु को 884 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत P प्लस 25% हो जाता है। तो पूछा गया है कि बताइए P का मान क्या है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों, हमारे क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले कि 696 यानी 696 रुपए पे जब मैं उस आर्टिकल को यानी उस वस्तु को बेचता हूं तो मुझे P% का क्या होता है, लाभ होता है, यानी P% का लाभ होता है। और जब मैं उसी वस्तु को 841 रुपए में बेचता हूं तो मुझे P प्लस 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब अगर पूछा जाए कि यहां से यहां जो एक्स्ट्रा 25% का लाभ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो हम कहेंगे सर पहले 696 में बेच रहा था और अभी 841 में बेच रहा हूं, इसका मतलब यह है कि सर मैं और अतिरिक्त 145 रुपए ले रहा हूं, जिसके कारण मुझे कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो हम यहां से सीधे सीधे अपना सीपी निकाल सकते हैं। कैसे, 25% की वैल्यू अगर 145, तो अगर मैं गुने 4 कर दूं तो मैं कह सकता हूं 100%, यानी 100% हमारे क्या होती है, सीपी। तो सीपी की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी होगी, इंटू 4 अगर हम कर दें तो हम कह सकते हैं कि 580 रुपए हमारे उस सामान का क्या था, दाम था, यानी 580 रुपए में हमने उस सामान को क्या किया था, खरीदा था। अब आप चाहें तो 841 को लेकर बना लें, आप चाहें तो इसे लेकर बना ले 696 को लेकर, तो मैं इसे लेकर सवाल बनाता हूं।
तो 580 रुपए में हमने उसे खरीदा और हम जब उसे कितने पर बेच रहे हैं 696 पर, तो इसका मतलब यह है कि हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं यानी लाभ कितना कमा रहे हैं। तो 696 में खरीदा माइनस 696 में बेचा और 580 में खरीदा। इसका मतलब यह है कि हमें कुल लाभ 116 रुपए का हो रहा है। तो अब अगर मैं लाभ प्रतिशत की बात करूं तो मैं कह सकता हूं 116 रुपए में क्या किया, लाभ किया जब मैंने उस वस्तु को 580 रुपए में खरीदा था इंटू कितना परसेंट, 100%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 58 से काटा 2, ये कट गया, यानी P प्रतिशत की वैल्यू हमारे सवाल में कितने परसेंट के बराबर आ गई, 20% के बराबर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। यानी हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। When an article is sold at ₹900, a man's profit percent is equal to the loss. When the same article is sold at ₹600, find the cost price of the article. कहा गया जब किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को जितने का लाभ होता है 600 रुपए में बेचने पर उतनी ही रुपए की हानि होती है। तो ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए इस तरह के सवालों को बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है, थोड़ा सा जाने और करने की कोशिश करें। देखिए आपके सवाल में कहा गया है कि आपको जो लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट, वो कितने के बराबर है, लॉस के बराबर। सवाल में आपसे क्या कहा है कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपके सवाल में जब लॉस के क्या है, बराबर है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हमें पता है कि हमारा जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सेम है, तो क्या हम प्रॉफिट की जगह पर ये लिख सकते हैं, यानी पहला विक्रय मूल्य यानी SP1 माइनस CP, यानी पहला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर लॉस मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस दूसरा SP, यानी दूसरा सेलिंग प्राइस। अब अगर हम यहां से सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, SP1 प्लस SP2 इज इक्वल टू CP प्लस CP। तो हमने यहां से क्या देखा बच्चों, 2CP की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, SP1 प्लस SP2 के बराबर। तो अब अगर मैं CP की बात करूं तो हमें क्या मिलेगा, SP1 प्लस SP2 होल डिवाइडेड बाई 2। यानी इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जामों में आए तो बिना समय गवाए आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, दोनों आर्टिकल को जिस जिस दाम पर बेचा गया है उनका सम डिवाइडेड बाई 2। यानी सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिख सकते हैं, CP इक्वल टू 900 रुपए प्लस 600 रुपए होल डिवाइडेड बाई 2। यानी यहां से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1500 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, 750 के बराबर। यानी हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 750 रुपए में खरीदा था। यानी इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जामों में आए तो कोशिश करेंगे हम सीधे सीधे जो आपको मैंने डेरिवेशंस दिखाया है फॉर्मूला का, आप सीधे सीधे उनको लगा के बना सकते हैं बिना ही अपने समय को गवाए। तो उम्मीद करता हूं हर एक जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सवालों को आप एग्जाम में कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एक चीज जानो, एग्जाम में एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मैटर करता है। तो आपको दोनों चीज़ों को लेकर चलना है और आप उस तरीके से चीज़ों को कीजिए जहाँ पे एक्यूरेसी तो मेंटेन हो भी और साथ साथ स्पीड भी मेंटेन हो। तो हम दोनों चीज़ों को लेकर और समझते हुए बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। One trader calculate the percentage of profit on the buying price and another calculate on selling price. When their selling price are same, then the difference of their actual profit is 85 and both claim to have made a profit of 20%. What is the selling price of each? कहा गया है एक व्यापारी खरीद मूल्य पर अपने लाभ के प्रतिशत का गणना करता है और दूसरा बिक्री मूल्य पर अपने लाभ का गणना करता है। जब उनका विक्रय मूल्य समान होता है तो वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपए होता है और दोनों ये कहते हैं कि दोनों ने 20% लाभ अर्जित करने का दावा करते हैं। तो ज्ञात करना है कि दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए अब हम अपने इस सवाल को देखें और करने की कोशिश करें और समझें। चलिए सवाल में देखें क्या है।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे सवाल में क्या कहा गया है कि दोनों कैलकुलेट करते हैं, यानी यहाँ पे सवाल में क्या कहा गया है कि दोनों का हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। लेकिन एक कैलकुलेट जो करता है वो किस पे करता है, बाइंग प्राइस, यानी बाइंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर, और दूसरा सेलिंग प्राइस पर यानी विक्रय मूल्य पर। तो चलिए हम सीधे सीधे सवाल को लेते हैं, यानी ये है हमारा सीपी और ये है हमारा एसपी। सबसे पहले हम अपने सवाल में ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि पहला फर्स्ट आर्टिकल, अगर वो फर्स्ट आर्टिकल को 100 रुपए में खरीदता होगा तो कहा गया है फर्स्ट आर्टिकल पर वो 20% का लाभ कर रहा है, वो भी किसके ऊपर, सीपी के ऊपर यानी क्रय मूल्य के ऊपर, यानी 100 का 20%, यानी उसने जो उसे बेचा होगा वो कितने पर बेचा होगा, 120 पर बेचा होगा। यानी पहले आर्टिकल को अगर हम मान ले वो 100 रुपए में खरीदा है तो जो गणना है प्रॉफिट की वो किसके ऊपर की जा रही है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 100 के ऊपर 20% का लाभ मतलब कितना होगा, 120। अब जैसा कि हम जानते हैं दूसरे आर्टिकल का भी जो सेलिंग प्राइस होगा वो सेम होगा, यानी 120 ही होगा, और इस पर आपका प्रॉफिट जो किया गया है वो कितने परसेंट की गई है, 20% की गई है। यानी हम कह सकते हैं कि हमने जो प्रॉफिट इसके ऊपर कमाया है 120 का 20%, यानी इसके ऊपर हमने कितना रुपया कमाया, 24 रुपये कमाया। इसका मतलब यह है कि हमारी जो सीपी दूसरे आर्टिकल की रही होगी वो कितने रुपए रही होगी, 96 रुपये रही होगी। अब प्रॉफिट की बात करें तो हमारे सवाल में कहा गया यहाँ पर हमने प्रॉफिट कितने का कमाया था, 20 का, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने प्रॉफिट कितने का कमाया था, 24 का। और दोनों के बीच का जो अंतर है, हमारे सवाल में कहा गया है दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, ₹4। दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, ₹4। यानी 4 रुपए का अंतर है बच्चों। जब हमने एसपी कितना माना था, 120। 4 रुपए का अंतर है बच्चों जब मैंने एसपी कितना माना था, 120। तो अब अगर हमारे सवाल में कहा गया है कि दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 85 रुपए का है, तो अब अगर अंतर 85 रुपए का हो तो हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना रहा होगा, 120/4 × 85। यानी यहाँ से काट देंगे 30 बार में, यानी हमें क्या मिलेगा, ₹2550, यानी 2550 रुपए। यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2550 रुपए। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ बहुत ढंग से समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रही होगी। बहुत ढंग से इन सवालों को देखिए, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि जिससे आपको एग्जामों में कहीं दिक्कतें ना। देखिए बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ऐसे थोड़ा सा करो तो चिल्ला लग रहा है, उधर से जाओ, उधर से 28 पे कर दो, और 5 क्वेश्चन है। बस छोड़ दो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कहा गया। चलिए देखिए, देयर आर 2 motorcycle A and B of equal cost price. Motorcycle A was sold at a profit of 14% and motorcycle B was sold for ₹4290 more than its cost price. The net profit and after selling both the motorcycle A and B is 20%. What is the cost price of business? कहा गया समान लागत मूल्य पर 2 मोटरसाइकिल A और B खरीदी गई। मोटरसाइकिल A पर 14% का लाभ होता है और मोटरसाइकिल B का जो लाभ है वो उसके लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से 4290 रुपए अधिक है। यानी इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 42 यानी 4290 रुपए वो अधिक कमाता है अपने कॉस्ट प्राइस से, अपने क्रय मूल्य से। इसका मतलब क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है कि मोटरसाइकिल बी में जो लाभ होता है वो कितने के बराबर है, 4290 के बराबर। और कहा गया है कि कुल लाभ दोनों को बेचने के बाद जो होता है वो कितना प्रतिशत है, 20%।
तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए सवालों को बनाया जाए और देखा जाए क्या कहा गया। तो दोनों मोटरसाइकिल का यहाँ विक्रय मूल्य नहीं होगा बच्चों, यहाँ क्रय मूल्य होगा। दोनों मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, आइए सवालों को बनाया जाए। तो देखिए ये मोटरसाइकिल ए है, ये मोटरसाइकिल बी है। अगर मैं सीपी की बात करूं तो इनके सीपी का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। क्यों बच्चों 1:1 आएगा? क्योंकि हमें पता है दोनों मोटरसाइकिल का जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है आपस में क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब यह है दोनों की रेशियो जो होगी वो क्या होगी, 1:1। अब हमारे सवाल में क्या दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके सवाल में ओवरऑल दिया हो यानी कुल मिलाकर दिया हो तो बेस्ट तरीका क्या होता है, एलिगेशंस लगाने का। तो चलिए हम एलिगेशन से अपने सवाल को बनाते हैं। ये ए है, ये बी है। हमें पता है ए पर उसने कुल 14% का लाभ किया, बी पर 20% ओवरऑल किया है और बी पर हम नहीं जानते। यानी ए पर उसने 14% यानी 14% का लाभ किया है, ओवरऑल 20% का लाभ किया और बी की वैल्यू नहीं पता। हमें पता है कि यहाँ पर जो रेशियो आता है वो किसका रेशियो आता है, क्रय मूल्य का यानी कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यानी दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो 20 में से अगर मैं 14 को माइनस करूँ, अगर यहाँ पर 6 होगा बच्चे तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए। और ये 6 कब आएगा, जब 20 को कितने से माइनस किया जाए, तो हम कहेंगे 26%। यानी बी पर किया गया जो लाभ है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहेंगे 26% के बराबर है। बी पे जो किया गया लाभ है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहेंगे 26% के बराबर है। और हमारे सवाल में कह दिया गया है इस 26% की जो वैल्यू है वो हमारे सवाल में कह दी गई है कितनी, 4290। यानी इस 26% की जो वैल्यू हमारे सवाल में कह दी गई है वो कितनी कह दी गई है, 4290। तो चलिए हम सीधे 100% की वैल्यू निकाले कितना होगा। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से करेंगे 4290 बाई 26 इंटू 100, यानी बच्चे यहाँ से काट दिया 13 और ये 50 और 13 से इसे काटा 330, यानी अगर गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16500। यानी प्रत्येक मोटरसाइकिल का जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस था वो आपके लिए कितने के बराबर था, तो आप कहेंगे 16,500 रुपए के बराबर था। अब क्वेश्चन ये उठता है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि हमें कैसे समझ में आता है कि सवाल में एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। उसका सबसे बेहतरीन जो मैंने आपको बताया है और बार बार पढ़ाया है कि जब सवाल में आपको दिख जाए ओवरऑल यानी दोनों को मिलाकर सारा का सारा चीज दिया गया हो तो हम उस जगह पर क्या कर सकते हैं, एलिगेशंस लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर रहा हूं, हर एक चीज़ों को बहुत ढंग से देखिए किस तरीके से क्या है नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है। मोहन ब्रॉट एन आर्टिकल एट ₹4,000 एंड सोल्ड इट टू सोरन एट, यहाँ रुपीस नहीं होगा, एट 25% प्रॉफिट, एट 25%। अगेन सोरन सोल्ड दिस आर्टिकल टू Roman at 20% profit. Now Roman sold this article to Johan at 25% loss. Find the cost price of the Johan for the article. मोहन ने एक वस्तु को 4,000 रुपए में खरीदा और सोहन को 25% के लाभ पर बेच दिया। पुनः सोहन ने उस वस्तु को रोमन को 20% लाभ पर बेच दिया। अब रोमन ने उस वस्तु को फिर जोहन को 25% हानि पर बेच दी। तो पूछा गया जोहन ने उस वस्तु को का क्रय मूल्य क्या रहा। तो चलिए बहुत आसान सा सवाल है, सीधी सीधी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहन की, यानी मोहन ने इसे कितने पे खरीदा था, 4,000 रुपए पे खरीदा था और वो अब क्या कर रहा है, इसे किसे बेच रहा है, सोरन को बेच रहा है। कितने % प्रॉफिट पर, 25% के प्रॉफिट पे। यानी 25% के प्रॉफिट पे जब वो सोरन को बेचेगा तो वो कितने पर बेचेगा, 125/100 पर। यानी जब वो सोरन को इस सवाल आर्टिकल को बेचेगा तो वो कितने पे बेचेगा, 4,000 का 125/100 पे। अब सोरन इस आर्टिकल को रोमन को बेच रहा है कितने पर, 20% प्रॉफिट पे। यानी कितने पे बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पे। कितने पर बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पे। तो इसका मतलब ये है कि अब
जो रोहन है उसे कितने पे खरीदेगा 120/100। और अब रोहन उसे जोहन को बेच रहा है कितने पर 25% की हानि पर। इसका मतलब यह है कि अब जो जोहन उस आर्टिकल को खरीदेगा वो कितने पे खरीदेगा 75/100। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से कटा तो ये 5 और ये 4, यहाँ से कटा ये 3 ये 4, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसे काटा कितनी बार में 3 बार में, और 4 से इसे काटेंगे कितनी बार में 1000। यानी बच्चों हमारा आंसर कितना आ रहा है, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है। और फिर यहाँ से भी कट रहा है तो 1 0 से 1 0 और कैंसिल कर दिए। तो 100 × 5 500, 500 × 3 1500 × 3 4500। यानी हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा 4500 के बराबर होगा। यानी जोहन ने उस आर्टिकल को कितने पे खरीदा होगा 4500 पे खरीदा। एकदम आसान तरीका है, इस तरीके से चीज़ों को लेके चलिए जहाँ पर आप हर एक चीज़ से क्या हो पाए कनेक्टिविटी हो पाए। हमारी कोशिश हमेशा आपके साथ ये है कि आपको जितने बेहतर से बेहतर सवाल दिए जाए। हर एक चैप्टर के ऊपर हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हर एक एग्ज़ामों के लिए आप बहुत अच्छे से ढंग से प्रिपेयर करिए। और ये जो कोविड का समय चल रहा है बच्चों, ये आपको अपनी फुल एनर्जी के साथ अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट का समय चल रहा है। पढ़िए, सेफ रहिए और पढ़िए मन लगाकर, क्योंकि ये समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बिना कहीं गए आपके घर हम जैसे टीचर पहुंच रहे हैं जो कि आपके सक्सेस के लिए मददगार है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। When a bicycle manufacturer reduced its selling price by 50%, the number of the bicycles sold radically increased by 600%. Initially, the manufacturer was getting only 140% profit. What is the percentage increase of his profit? कहा गया जब एक साइकिल निर्माता अपने विक्रय मूल्य में 50% की कमी करता है तो बेची गई साइकिल की संख्या में मौलिक रूप से 600% की वृद्धि होती है। शुरुआत में मैन्युफैक्चरर को सिर्फ 140% का प्रॉफिट मिलता था, तो उसकी लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कहा गया है कि दोनों में जो लाभ हुआ है उस लाभ प्रतिशत में चेंजेस कितने की है। तो आइए सवालों पर ले लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा हमारे पास क्या क्या है बच्चों। सबसे पहले देखा जाए हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, यानी हमें दो एलिमेंट लेने होंगे, क्या क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, नंबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे CP ले लेता हूँ और यहाँ पर SP ले लेता हूँ। और इसके बाद क्योंकि कुल लाभ या कुल हानि के बारे में पूछा गया है तो हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ले लेते हैं। आइए देखा जाए, यानी कुल लाभ। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे साइकिल की संख्या 100 थी। माना कि साइकिल की संख्या 100 थी और मैं मान लेता हूँ कि हर एक साइकिल का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। हर एक साइकिल का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। तो यहाँ से यहाँ वो प्रत्येक साइकिल पर 140% का क्या कर रहा था, लाभ कर रहा था। यानी प्रत्येक साइकिल को कितने पर बेच रहा था, 240। यानी प्रत्येक साइकिल को कितने पर बेच रहा था, 240 पर। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रत्येक साइकिल में 140 रुपये का लाभ कर रहा था। यानी प्रत्येक साइकिल में वो 140 रुपये का लाभ कर रहा था। तो मैं कह सकता हूँ कि उसका जो कुल लाभ रहा होगा 100 साइकिलों के ऊपर इंटू 140, यानी उसने कुल लाभ जो किया होगा वो कितने का किया होगा, 14,000 रुपये। यानी 100 साइकिलों को बेचकर उसने जो कुल लाभ किया है वो कितने हज़ार रुपये का किया है, 14,000 रुपये का किया है, जब वो पहले इन साइकिल को बेचता था। अब हम आते हैं अपने कंडीशंस पे, और कंडीशंस में क्या कहा गया है पढ़ा जाए। अब कंडीशंस में कहा गया है कि अगर वो अपनी सेलिंग प्राइस को क्या कर दे, 50% कर दे। यानी अब अपने सेलिंग प्राइस को अगर वो 50% कर देगा, यानी अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 120। हमारी कॉस्ट प्राइस तो सेम है यानी 100। यानी अब उसे जो लाभ हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, तो हम कहेंगे 20 रुपए के प्रत्येक साइकिल में। और अब साइकिल की संख्या भी 600% और बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि अब कुल साइकिल की संख्या कितनी हो गई, 700।
यानी पहले वो 100 साइकिल बेचता था तो उस 100 साइकिलों पर 140 रुपए कर वो लाभ कमाता था, तो कुल लाभ कितना कमाता था बच्चों? 14,000 रुपए। और आज क्या कर रहा है? आज वो 700 साइकिल बेच रहा है और प्रत्येक पर 20 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो उसका कुल लाभ कितना हो रहा है? 700 इंटू 20, यानी आज भी वो अपना लाभ कितने का कमा रहा है? 14,000 रुपए का ही लाभ कमा रहा है। यानी पहले के लाभ में और अभी के लाभ में कोई अंतर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना ही वृद्धि हुई है और ना ही लॉस हुआ है, यानी कुल लाभ में ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट, यानी कोई चेंजेस नहीं, यानी 0%। यानी पहले जो लाभ प्रतिशत था और अभी जो लाभ प्रतिशत है, दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से शब्दों को पकड़कर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हर एक एग्जाम की यही होती है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो शब्दों को पकड़िए। मैंने बार बार कहा है कि अर्थमेटिक जो गेम है, वो अंकगणित जो गेम है, वो शब्दों का खेल है। जिसने शब्द पकड़ लिया वो अंकगणित यानी अर्थमेटिक में महारत हासिल कर ली। कॉन्सेप्ट इतना अच्छा रखो कि शब्दों को इतने बेहतरीन तरीके से पकड़ो कि सवाल आपको कहीं परेशान ना करे। तो चलो हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े और देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है। A man sold a table at 15% profit and a chair at 12% loss and get an overall profit of 600. But if he sold the table at 12% loss and the chair at 15% profit, he would make neither profit nor loss. Find the cost price of the table. कहा गया एक आदमी जब एक मेज को 15% लाभ पर और एक कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है तो उसे कुल मिलाकर 600 का लाभ होता है। लेकिन उसने जब मेज को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचा तो उसे ना ही लाभ ना ही हानि हुई। तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी क्या पूछा गया है कि टेबल का दाम क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर मैं दूसरे लाइन में देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर वो मेज को 12% की हानि पर और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे, यानी यहां पर हमसे मेज यानी टेबल की बात की गई है और यहां पर हमसे कुर्सी की बात की गई, यानी दोनों अलग अलग बातें की गई है। और उसके बाद उसे व्यापार में ना ही कुल लाभ ना ही कुल हानि होती है, यानी यहां पे मेरे सवाल में क्या दे दिया है? ओवरऑल की बात कर दी गई है। यानी सेकंड केस में अगर आप गौर से देखें तो टेबल के बारे में बात की गई है, चेयर के बारे में बात की गई है और ओवरऑल के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब आपको सवाल में ओवरऑल दिखे तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? एलिगेशंस लगा सकते हैं। तो आइए देखें, यहां पर क्या है? टेबल है, यहां पर क्या है? चेयर है। टेबल पे वो क्या करता है? 12% की हानि करता है। कुर्सी पर वो 15% यानी 15% का प्रॉफिट करता है और ओवरऑल उसे ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस। तो चलिए सॉल्व किया जाए। तो यहां से हमने किया तो ये क्या मिला? 15 और यहां से हमने किया तो हमें क्या मिला? 12। यानी अब अगर मैं काट दूं तो इनके सीपी का जो रेशियो है वो कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे 5:4 के बराबर। 5:4 के बराबर, यानी उनके सीपी का जो रेशियो है वो कितने के बराबर है? 5:4 के बराबर है। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पेज में जो सवाल में हमसे कहा गया। तो आइए सवाल में देखें क्या कहा गया है, आगे पढ़ा जाए। जब उसने मेज को 15% लाभ पर बेचा, यानी जब उसने मेज को 15% लाभ पर बेचा और चेयर को 12% लाभ पर बेचा, तो हमें ओवरऑल के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इनका जो रेशियो है वो रेशियो कितने के बराबर है? 5:4 के बराबर, क्योंकि ये सीपी का रेशियो ही आया। तो अब अगर मुझे बीच का ओवरऑल चाहिए तो बच्चों निकलता कैसे? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मैं एक तरीके से बता रहा हूं कि जब बीच का निकालना हो यानी ओवरऑल निकालना हो तो आप कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे? 15% इंटू 5 प्लस 12% माइनस में है तो यहां पर इंटू माइनस हो जाएगा, यानी 12% क्या है? हानि है, तो यहाँ नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा। 12% इंटू 4 होल डिवाइडेड बाई इन दोनों का योगफल, यानी 5 + 4। यानी यहां से किया तो क्या मिला बच्चे? 75% माइनस 48% बटे 9, यानी यहां से किया तो क्या मिला? 27%
बटे 9, यानी हम कह सकते हैं कि उसे कुल 3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी यहाँ पर कितना हो गया, 3%। तो मैं अपने सवाल के अनुसार कह सकता हूँ कि 3% की वैल्यू अगर 600 होगी, क्योंकि हमसे सवाल में कह दिया गया है कि कुल उसे 600 रुपये का लाभ होता था, तो अगर 3% की वैल्यू अगर 600 होगी तो हमारा कुल दाम कितना होगा, 100%। यानी 100% की वैल्यू कितनी, 600 बटा 3 गुने 100। तो हम कह सकते हैं कि 18,000 रुपये कुल दाम था चेयर और मेज को मिलाकर, यानी टेबल और कुर्सी को मिलाकर। और हमें पता है इनका जो रेशियो है, सीपी का जो रेशियो है टेबल और चेयर का, वो कितना है बच्चे, 5:4। तो 5:4 जो रेशियो है हमारे सवाल में कितने के बराबर है, 18,000 के बराबर है। यानी 9, 5 + 4, 9 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी, तो हम सीधे सीधे कहेंगे 2000। और 1 की वैल्यू अगर 2000 होगी तो चेयर टेबल का दाम कितना होगा, 5 की वैल्यू कितनी होगी, 10,000। यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारे जो टेबल का जो दाम होगा वो कितने के बराबर होगा, 10,000 रुपए के बराबर होगा। इस तरह के चुनिंदा क्वेश्चंस बहुत ढंग से देखिए, जहां पे आप चीजों को बहुत ढंग से समझ पाए। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, कहां से किस लाइन को पकड़कर किस तरीके से सवालों को किया जा सकता है, वो हमें सीखना है कि कहां पर हमें सेकंड केस लेकर बनाना है, कहां पर हमें फर्स्ट केस लेकर बनाना है। उन चीजों को अगर आप ढंग से समझते हो तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन परेशान की जड़ नहीं होगी। आप हर एक क्वेश्चन को बड़े आसानी से क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन है क्या। The cost price of 2 horses are ₹1,600. The man sold the first horse at 10% profit and the second horse at 20% profit. If he sold the first horse at 20% profit and second horse at 10% profit, then he would have gained ₹5 more in the whole transaction. Find the difference of the cost price of the two horses. कहा गया है एक आदमी ने 2 घोड़े को 1600 रुपये में खरीदा। आदमी अपने पहले घोड़े को 10% लाभ पर और दूसरे घोड़े को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो अपने पहले घोड़े को 20% लाभ पर और दूसरे घोड़े को 10% लाभ पर बेचे तो उसे पूरे लेन देन में 5 रुपये अधिक का लाभ होता है। तो पूछा गया है दोनों घोड़े के क्रय मूल्य का अंतर क्या है। तो चलिए सवाल में आते हैं और देखें। यह है पहला घोड़ा और यह है दूसरा। अब सबसे पहले क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो हमें पता है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, दूसरे वाले घोड़े से, क्योंकि कहा गया है कि जब दूसरे घोड़े को सेकंड केस में 20% लाभ पर और पहले घोड़े को 10% लाभ पर बेचा जाता है तो हमें 5 रुपये अधिक का लाभ होता है। तो मैं मान लेता हूं कि पहले घोड़े का दाम 100x है और दूसरे घोड़े का दाम 100y है। तो चलिए अब हम देखें हमारे केसेस में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले केस 1, यानी अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो केस 1 में प्रॉफिट क्या आएगा, चलिए देखा जाए। तो कहा गया है पहले घोड़े पर 10% का लाभ और दूसरे घोड़े पर 20% का लाभ। तो अगर मैं पहले केस से निकालूं तो 100x का अगर मैं निकालूं 10% इंटू 10/100 प्लस 100y का अगर मैं निकालूं बच्चे 20% तो इंटू 20/y होगा। यानी यहां से ये कटकर हमें क्या देगा, 10x प्लस 20y। यानी पहले वाले में जो मैंने कुल लाभ किया है वो कितने के बराबर है, 10x प्लस 20y के बराबर है। अब हम आते हैं केस 2 पर और देखिए केस 2 क्या है। केस 2 में कहा गया है कि ठीक पहले वाले घोड़े पर कितने का लाभ हो, 20% का लाभ प्लस दूसरे वाले घोड़े पर 10% का लाभ। यानी पहले वाले घोड़े पर 20% का लाभ और दूसरे वाले पर 10% का लाभ हो तो कुल लाभ कितना होगा, 20x प्लस 10y। अब सवाल में ये कह दिया गया है कि दूसरे वाले का जो लाभ है वो पहले वाले के लाभ से जो है 5 रुपए अधिक है। तो हम कह सकते हैं दोनों के लाभ के बीच का जो अंतर है वो कितने रुपए का है, 5 रुपए का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा, 20x प्लस 10y माइनस 10x माइनस 20y इज इक्वल टू ₹5। तो
तो हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ से यहाँ अगर हमने सॉल्व किया तो 10x माइनस 10y की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर आ गई, 5 के बराबर। यानी 10x माइनस 10y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर। और हमसे सवाल में पूछा जा रहा है दोनों घोड़े का क्रयमूल्य का अंतर क्या होगा। तो हमने क्रयमूल्य कितना माना था, 100x और 100y, और हमारे सवाल में क्या है 10x और 10y। तो अगर मैं दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 100x माइनस ये कितना हो जाएगा 100y, और दोनों के बीच का जो अंतर हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 50 का। यानी दोनों घोड़े के बीच जो क्रयमूल्य का अंतर था वो कितने रुपए का अंतर था, 50 रुपए का अंतर था। उम्मीद करता हूँ सवाल बड़े अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ और आप समझ भी रहे होंगे। बहुत ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरीके से आप एग्जाम में बनाएंगे बिना समय गवाए। बहुत ढंग से समझिए और बहुत ढंग से देखिए। तो चलिए, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ मिलूंगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।